ऑफ यू। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? मैथमेटिकल टूल में हम लोग पढ़ चुके हैं, एलजेब्रा पढ़ चुके हैं, उसके निशा गुड आफ्टरनून। तो हम लोग एलजेब्रा पढ़ चुके हैं। एलजेब्रा में हम लोगों ने फार्मूले पढ़े थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या देखा? बाइनोमियल थ्योरम देखी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई जगह इस्तेमाल होने वाली है। और बाइनोमियल थ्योरम में हम लोगों ने क्या देखा था कि इसको वन प्लस माइनस कुछ टर्म के फॉर्म में लाना है, वन प्लस माइनस एक्स के फॉर्म में। और एक्स अगर वन के कंपैरिजन में काफी छोटा है, एक्स अगर वन के कंपैरिजन में काफी छोटा है, तो जो पावर है उसको हम एज इट इज नीचे ले आते हैं साइन के साथ में। अगर वो प्लस किए तो प्लस के साथ में ले आएंगे, माइनस किए माइनस के साथ में ले आएंगे। बस एक ही टर्म लिखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि बाकी जो हायर टर्म्स है वो काफी स्मॉल होते हैं, उनको हम इग्नोर कर देते हैं। एक न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने लगाया था। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा ट्रिग्नोमेट्री देखी। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने 90 प्लस माइनस थीटा के साथ कैसे डील करते हैं, कन्वर्जन का क्या मतलब होता है, कौन किस में कन्वर्ट होने वाला है, 180 प्लस माइनस थीटा के साथ में क्या करेंगे, कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक, इस तरह की चीजें हम लोगों ने देखी थी। एएसटीसी देखा था कि किस क्वाड्रेंट में चीजें होंगी तो कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, इस तरह की चीजें हमने देखी थी। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आगे चल के जो चैप्टर आएंगे उनमें जैसे ही मैं न्यूमेरिकल में इंटर करूंगा, ये अगर बेसिक्स आपके नहीं पता है ना, आपको डर लगने लगेगा, डर बैठ जाएगा दिमाग में न्यूमेरिकल्स को लेके। फिजिक्स में थ्योरी तो बहुत अच्छे से क्लियर आएगी, लेकिन न्यूमेरिकल बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे। तो ये बहुत ज्यादा बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम आती है। इसलिए ये हमारा बेसिक चैप्टर है मैथमेटिक्स वाला, मैथमेटिकल टूल। अगर ये क्लियर हो गया भाई साहब, तो फिजिक्स में मजा आ जाएगी आपको आगे। ठीक है, तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है स्लोप। स्लोप जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जगह जगह हमको बहुत हेल्प करेगा चीजों को समझने के लिए। तो स्लोप इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्लोप का फिजिकल मतलब क्या होता है? स्लोप का फिजिकल मतलब होता है कितना झुकाव है वर्टिकल की तरफ, किसी भी लाइन का या किसी भी कर्व का, कर्व के किसी भी पॉइंट का अगर टेंजेंट में बनाऊं तो उसका कितना झुकाव है वर्टिकल की तरफ, यानी डिग्री ऑफ वर्टिकलनेस इज नोन एज स्लोप। फॉर एग्जांपल, आराम से समझते हैं, कहीं पे भी दिक्कत हो तो बताते रहना। मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वैसे होने को कोई भी एक्सिस हो सकती है। मान लिया कि ये एक्स है ये वाई है, और कोई मैंने लाइन ऐसा करके खींच दी। अब मुझे ये पता करना है कि इस लाइन का स्लोप क्या है। स्लोप के लिए हम क्या करते हैं, एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। स्लोप के लिए हम ये जो इसका हॉरिजॉन्टल से झुकाव होता है ना, हॉरिजॉन्टल से झुकाव मतलब कितना ऊपर है, थीटा, इस थीटा का टैन निकालते हैं, टैन थीटा। टैन का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट, टेंजेंट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, टेंजेंट खींचते हैं। अगर कोई कर्व दिया हो तो उसमें किसी भी पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना हो तो उस पॉइंट पे हम टेंजेंट खींचेंगे। ये जो टेंजेंट होगा ये डिसाइड करेगा कि ये कितना झुका हुआ है। जैसे ये वाला पॉइंट, इस पे अगर टेंजेंट खींचे तो ये इस तरह से आएगा। तो ये वाला पॉइंट कम झुका हुआ है, ये वाला पॉइंट ज्यादा झुका हुआ, मतलब वर्टिकल की तरफ अगर कोई लाइन ज्यादा है तो उसका स्लोप ज्यादा होगा। जैसे इन दोनों लाइन में मैं कंपेयर करूं, ये लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2, तो किसका स्लोप ज्यादा है? तो मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1। यानी दूसरी वाली लाइन जो है वर्टिकल की तरफ ज्यादा हो गई है, इसलिए दूसरे का स्लोप ज्यादा है और पहले का स्लोप कम है। अच्छा, तो स्लोप का मतलब हम लोगों ने क्या समझा? स्लोप का मतलब समझा, स्लोप होता है tan थीटा। क्या चीज? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये चीज हम लोगों ने समझी। अब मान लो कोई ग्राफ दिया हुआ है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। इसमें हमने कोई भी एक ग्राफ बना दिया। इस ग्राफ का, इस लाइन का मुझे स्लोप बताना है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट बताऊंगा। ये जो पहला पॉइंट है, इस पहले पॉइंट को अगर x में प्रोजेक्ट करें और y में प्रोजेक्ट करें, तो ये वाला पॉइंट मैंने माना x1 है। कहां से नापा जाएगा? ऑरिजिन से। ऑरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस कितनी? x1। तो यहाँ पे x1 हो गया, और ऑरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस y1। तो इसका कोऑर्डिनेट में क्या लिखूंगा? इसका लिखूंगा x1 y1। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है सबसे लास्ट वाला, या जहां तक का हमें स्लोप निकालना है, उसको हम प्रोजेक्ट करेंगे x में और y में। तो x में यहाँ पे है x2। अगर ये पॉइंट नंबर 1 था तो सारे 1 1 लिख दिए। ये पॉइंट नंबर 2 है तो सारे 2 2 लिखेंगे, जैसे x2। और ये वाली जो चीज होगी जो यहां से मेजर की जाएगी, इसको मैं नाम दूंगा y2, और ये था y1। ठीक, तो 1 वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1 y1, पहले हमें x लिखते हैं फिर उसके बाद y लिखते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है उसमें जो कोऑर्डिनेट है वो आया x2 यहां से नापने पे, और जो ऊपर नापेंगे y एक्सिस में वो आया y2। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2।
लिखने का तरीका क्या होता है, पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है, जरूरत पड़ी तो फिर z लिखा जाएगा। ठीक, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो एंगल है थीटा इस ट्राइंगल में, इस थीटा का अगर मैं tan निकाल लूं तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा। तो लाइन का अगर मुझे स्लोप निकालना है तो मैं क्या करूं, थीटा का tan निकाल लूं, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू, मुझे पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और थीटा के जस्ट सामने वाली चीज क्या होती है, परपेंडिकुलर। मतलब ये वाली चीज जो है ये मेरे लिए क्या बनेगी, परपेंडिकुलर, और ये वाली जो चीज है इतनी चीज ये मेरे लिए बन जाएगी बेस। इतनी चीज क्या बन गई, बेस, और इतनी चीज क्या बन गई, परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखें, परपेंडिकुलर अगर मुझे निकालना है तो कितना आएगा, जमीन से अगर मैं पूरा निकालूं तो कितना आया y2, और जमीन से सिर्फ इतना निकालूं तो कितना आया y1। इतना कितना बचा, y2 माइनस y1, तो परपेंडिकुलर क्या आ गया, y2 माइनस y1, ये आ गया परपेंडिकुलर। सिमिलरली अगर मैं देखूं ये वाली चीज सिर्फ कितनी होगी, बेस, तो यहां से यहां तक की टोटल चीज कितनी है, x2, और पहले पॉइंट तक की चीज कितनी है, x1, ये वाली चीज कितनी है, x1, तो ये कितना बचा, x2 माइनस x1, बहुत सही, x2 माइनस x1, तो ये वाली जो चीज है ये x2 माइनस x1 है। अच्छा, इस ट्राइंगल को अगर मैं बाहर ले लूं ऐसे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा थीटा, यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा x मतलब चेंज इन x, यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा y मतलब चेंज इन y। चेंज इन y किसके बराबर है, y2 माइनस y1 के बराबर, और चेंज इन x किसके बराबर है, x2 माइनस x1 के बराबर। अच्छा, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। चेंज इन y को लिखा जा सकता है y2 माइनस y1, चेंज इन x को लिखा जा सकता है x2 माइनस x1। ये चीज जहां भी हम निकाल लेंगे वो हमको स्लोप का ज्ञान देगा कि वो स्लोप वहां पे कितना है। स्लोप किस लाइन का है, ये वाली जो लाइन है इसका स्लोप है, ठीक है। जो तिरछी लाइन है उसका स्लोप है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल का नहीं है। इतनी चीज समझ लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे। राहुल गुड आफ्टरनून, राखी गुड आफ्टरनून, बहुत बढ़िया, निशा अच्छा, कोई डाउट हो पूछे, वैसे बहुत सिंपल चीजें हैं ये। ठीक, रफ करूं, रफ करते हैं। इतनी चीज को आप याद रखना है, जब कभी भी लाइन आएगी स्लोप का क्या मतलब होगा, टेंजेंट खींच दें। अगर कोई कर्व है तो क्या खींच दें, टेंजेंट। जैसे ये टेंजेंट खींच दिया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का स्लोप आ गया, इस पॉइंट का स्लोप निकालना क्या खींच दें, टेंजेंट, इसका स्लोप आ गया, और जो हॉरिजॉन्टल से जितना ज्यादा ऊपर की तरफ गया होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। इतनी चीज तुमको याद रखनी, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना, बाकी सारी चीजें निकल आएंगी। अब मैं ये रफ करता हूं, ठीक है। मान लें आपके पास मैं एक लाइन देता हूं, ये लाइन है, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं इसका स्लोप बताइए। ये पॉइंट 1 नौटंकी शुरू, ये पॉइंट 2, ठीक। पॉइंट 1 यहाँ पे x1 होगा, पॉइंट 2 यहाँ पे x2 होगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा y1, और यही कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो जाएगा, y2 के बराबर। यानी कौन किसके बराबर हो गया, y1 y2 के बराबर हो गया। मतलब लाइन कैसी है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन में कौन चेंज होता है और कौन चेंज नहीं होता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में हमेशा x चेंज होता है और y चेंज नहीं होता। सिमिलरली वर्टिकल लाइन होती तो x चेंज ना होता लेकिन कौन चेंज होता रहता, y। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में हमेशा x चेंज होगा, y चेंज नहीं होगा, और वर्टिकल लाइन में कौन चेंज होगा, सिर्फ y चेंज होगा और x चेंज नहीं होगा, ठीक। अच्छा, अब tan थीटा हमको निकालना, इसका क्या निकालना है हमें, स्लोप। इसका निकालना है मेरे प्यारे बच्चों स्लोप। तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि y में तो कोई चेंजमेंट ही नहीं है, y क्या है, कांस्टेंट। अगर y कांस्टेंट है तो चेंज कितना हुआ, जीरो। चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज तो जीरो हो गया ना। तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप हो गया चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। चेंज इन y का मतलब फाइनल y माइनस इनिशियल y, लेकिन y चूंकि कांस्टेंट है इसलिए जीरो अपॉन x2 माइनस x1। जीरो बाई एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो। मतलब जब कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी उसका स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमेशा जीरो होता है। वेरी गुड सीमा, राहुल, दोनों का आंसर आ गया जीरो, बहुत बढ़िया। गैलेक्सी 12 अपना नाम चेंज कर लें,
जहां पे अब लॉग इन करते हैं वहां पे गैलेक्सी 12 लिखा होगा, उसकी जगह पे अपना नाम डाल दें, आपका नाम शो होगा, ईशांत यादव, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हो गया 0, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब निकालते हैं वर्टिकल लाइन का स्लोप। वर्टिकल लाइन का स्लोप मान लीजिए ये y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, और मैंने एक वर्टिकल लाइन खींच दी इस तरह से, और मैं जानना चाहता हूं इसका स्लोप क्या है। इसको मैंने 1 मान लिया, इसको मैंने 2 मान लिया। अब आप इसको प्रोजेक्ट करिए, 1 वाले का यहाँ पे प्रोजेक्शन और यहाँ पे प्रोजेक्शन, ये वाली चीज आई, ये आई y2, ये वाली चीज आई y1। यहाँ पे अगर प्रोजेक्शन करूं तो ये आ गया x1, और इस पॉइंट का अगर प्रोजेक्शन करें तो यहीं पे आ गया x2। तो x1 इज इक्वल टू क्या हो गया x2, y तो चेंज हो रहा है, तो स्लोप जब हम निकालेंगे तो स्लोप होगा चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो चेंज इन y तो आपको मिल गया y2 माइनस y1, इतना आ गया, लेकिन चेंज इन x क्या हो गया 0। डिनोमिनेटर में 0 का मतलब है अनंत, मतलब इसका मैक्सिमम स्लोप है इस समय, मैक्सिमम पॉसिबल स्लोप है, स्लोप इज इंफिनिटी। बहुत बढ़िया, इसलिए हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल लाइन की तरफ स्लोप बढ़ता है, 0 से लेके अनंत तक बढ़ता है। दीपेश बहुत बढ़िया, वेरी गुड, राहुल वेरी गुड, सीमा वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो स्लोप का आपको ज्ञान हो गया। अच्छा, और देखें ये कैसे इस्तेमाल होगा, इसको समझते हैं। जैसे फिजिक्स में हमारे कैसे ये इस्तेमाल हो सकता है। मान लो आपको दिया जाए ये है डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस क्या है डिस्प्लेसमेंट, एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज टाइम। एस और टी के बीच का कोई कर्व मैं आपको दे दूं, मैंने आपको ये लाइन दी, अब आप बताइए इसका स्लोप क्या बताएगा, इसका स्लोप आपको किस चीज का नॉलेज देगा। तो स्लोप क्या होता है, कोई पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, जिसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। पहले डिस्प्लेसमेंट इतना था, जब टाइम इतना था डिस्प्लेसमेंट इतना था, फिर टाइम इतना हो गया तो डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, यानी टाइम के साथ कौन चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो स्लोप क्या बताएगा, स्लोप होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई, वाई एक्सिस में कौन है डिस्प्लेसमेंट, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्स एक्सिस में कौन है टाइम, चेंज इन टाइम। और आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, तो ये आपको क्या दे देगा, वेलोसिटी का ज्ञान देगा। ठीक, वेरी गुड, निशा का आंसर आया, सीमा का आंसर आया, वेरी गुड, ये आपको वेलोसिटी का ज्ञान देगा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है कि चेंज हो रही है, ये जानना चाहते हैं। अब ध्यान से देखें, मान लो इसको रफ कर दें, मान लो ये ग्राफ कुछ इस तरह से होता, ये होता है डिस्प्लेसमेंट, ये होता है टाइम, और आपका ग्राफ होता है कुछ इस तरह से। इस ग्राफ में स्लोप तो क्या बताएगा, स्लोप बताएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि स्लोप इसका भी वेलोसिटी बताएगा, इसका वेलोसिटी बताएगा। इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी में क्या फर्क है, तो हम ये देख रहे हैं, हमने ये देखा स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, और टेन का मतलब क्या होता है, टेन का मतलब होता है टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचें, जैसे कि ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझको स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए मतलब वेलोसिटी चाहिए, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। मैं ऐसे बनाऊंगा, तो ये हो गई वेलोसिटी एट पॉइंट दिस, इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, ये हो गई वेलोसिटी। अब बताइए ये वाली वेलोसिटी को मैं v1 मान लूं, इसको v2 मान लूं, अगर ये पॉइंट 1 और 2 था, तो v1 और v2 सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है। कौन बड़ा है कौन छोटा है, जिसका स्लोप ज्यादा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, बिकॉज स्लोप क्या बता रहा है वेलोसिटी, और स्लोप ही क्या होता है टेंजेंट। तो इसका टेंजेंट ऊंचा है, इसका टेंजेंट नीचा है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल के करीब है, ये वर्टिकल के करीब है, वर्टिकल का स्लोप इनफिनाइट, हॉरिजॉन्टल का 0, यानी इसका स्लोप ज्यादा और इसका स्लोप कम, यानी v2 इज ग्रेटर देन v1। लेकिन अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पर मान लो इस पॉइंट पे मुझे स्लोप निकालना है, मैं क्या करूंगा टेंजेंट खींचूंगा, टेंजेंट इसी लाइन के ऊपर आ गया, ये 1 पॉइंट था v1, इस पॉइंट पे मुझे स्लोप निकालना है, मैंने टेंजेंट खींचा इसी लाइन पे आ गया v2। मैं क्या देख रहा हूं, झुकाव तो भाई साहब वही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसलिए स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है कांस्टेंट। तो हम इस बात को नोट करेंगे, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन
स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो v1 इज इक्वल टू v2, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। वेरी गुड सीमा। सही है। तो इस तरह से हमको इसका ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये इस तरह की चीजें बताई जाएंगी। अब मैं छोटी छोटी चीजें आपसे पूछता हूँ, आप लोग बताते जाइएगा। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं 9th में, इसका अच्छा ज्ञान है आप लोगों को, ज्ञान की आपकी परीक्षा ली जा रही है। ये बताइए, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और ये आपका कर्व है, और मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। बताइए स्लोप क्या बताएगा? एक्सेलेरेशन। वेरी गुड निशा। स्लोप बता रहा है एक्सेलेरेशन, क्योंकि स्लोप क्या होता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। चेंज इन y मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन x मतलब चेंज इन टाइम। तो स्लोप क्या हो गया? चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्सेलेरेशन। यहाँ का जो स्लोप होगा वो ये होगा, इसको मैं मानूंगा a1। अगर ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा? a2। अब बताइए कौन सा स्लोप ज्यादा है, कौन सा स्लोप कम है? देखते हैं कौन रिप्लाई देगा। कौन सा स्लोप ज्यादा, कौन सा स्लोप कम, मतलब कौन सा एक्सेलरेशन ज्यादा? वेरी गुड दीपेश, मेरा फेवरेट स्टूडेंट। a2 इज ग्रेटर देन a1, a2 इज ग्रेटर देन a1। आ गया? ठीक है, इस तरह की चीजें हम डील करेंगे। अच्छा, तो स्लोप में इतनी चर्चा हो गई। अब उसके बाद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे थे। हमने क्या देखा था स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में? y इज इक्वल टू mx। यहाँ पे पावर 1 है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। अच्छा, m क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप रिप्रेजेंट करता है। y और x के ग्राफ में स्लोप क्या चीज होती है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ये चीज होती है। इतनी चीज हमको पता चल गई। इसका ग्राफ बनाना कैसे बनेगा? जब x 0 होगा तो y भी 0 होगा, यानी एक पॉइंट हमको ये मिल गया, x 0 तो y भी 0। फिर उसके बाद x जितना बढ़ेगा वो डिपेंड करेगा यहाँ पे। अगर मान लो 2x है तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 रखेंगे y की वैल्यू 4 हो जाएगी। मतलब ये इधर कहीं इस तरह से जाएगा। ये हमारी लाइन हो गई। ठीक, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू mx प्लस c। y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू, अरे चाचा, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक, अगर x को 0 रख दें तो y किसके बराबर आ गया? c के बराबर। प्लस का c माइनस का c, प्लस का c। y प्लस किधर होता है? ऊपर की तरफ। यानी ये पॉइंट आ गया जब x 0 था, तो ये पॉइंट आ गया, मतलब स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से बन गई। ठीक, फिर y इज इक्वल टू mx माइनस c। y इज इक्वल टू mx माइनस c पे चर्चा की गई। y इज इक्वल टू mx माइनस c। x 0 रख दिया, मतलब ये वाला पॉइंट x का, तो y कहां पे चला गया? जब x बराबर 0 हो गया तो y हो गया माइनस c। y माइनस किधर होता है? ऊपर के नीचे, नीचे। ये पॉइंट आ गया, यहां से इस तरह से लाइन बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीजें हम लोगों ने देखी। फिर उसके बाद y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी देखा। माइनस m का मतलब हो गया स्लोप निगेटिव। स्लोप निगेटिव का मतलब हो गया कि x तो आपका बढ़ेगा। स्लोप क्या होता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। x तो आपका बढ़ रहा है, x तो आपका बढ़ रहा है अगर आप इधर जा रहे हो तो, लेकिन y आपका कम होना चाहिए। मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से बना, ग्राफ कुछ इस तरह से बना। ठीक, इस तरह का ग्राफ भी हमने देखा था, वो डिस्कस किया था, वो सारी चीजें आपके पास स्क्रीनशॉट हैं। लेकिन यहाँ पे स्लोप क्या हो गया? निगेटिव। क्यों? क्योंकि ये लाइन जब ऐसे बढ़ रही है तो x तो बढ़ रहा है, लेकिन y जो है वो कम होता जा रहा है, मतलब स्लोप क्या है? निगेटिव। इस तरह के भी ग्राफ हमने देखे थे। अच्छा, तो ग्राफ पे चर्चा हो गई, इस पर एक और चर्चा करते हैं। स्लोप अभी हम लोगों के एक और टॉपिक में आने वाला है जिसका नाम है कैलकुलस। कैलकुलस। ठीक, कैलकुलस में जब ये स्लोप आएगा तो वहां पे हम डेल्टा ना लिख के डी लिखा करेंगे। डी का मतलब होता है फॉर वेरी स्मॉल चेंज। वेरी चलता ही नहीं, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल चेंज। अरे यार, तो डी का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज। और डेल्टा का मतलब होता है एवरेज। जैसे मैं बोलूं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा? इसको बोला जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी।
डेल्टा एवरेज बताता है, मतलब ऑन एन एवरेज हमने कंसीडर किया तो ये बताएगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। लेकिन जरूरी नहीं हमसे एवरेज हमेशा पूछा जाए। मान लो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बना, वेलोसिटी निकालनी है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ये ग्राफ बना, एक्सेलरेशन निकालना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ये ग्राफ बना। मान लो हमसे पूछा गया कि टाइम बराबर एग्जैक्टली 1 सेकेंड पे, टाइम बराबर एग्जैक्टली 1 सेकेंड पे आप वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी बताइए और एक्सेलरेशन बताइए। अगर आपके पास ये वाला ग्राफ है और इसमें टाइम बराबर 1 सेकेंड दिया हुआ है, एग्जैक्टली 1 सेकेंड, मोशन तो पूरा यहां से लेके यहां तक हुआ, अगर आप डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी कर दें तो आपका चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी कर दें तो आपकी जो वेलोसिटी आएगी वो एवरेज आएगी, ऑन एन एवरेज। लेकिन मैं चाहता हूं एग्जैक्टली इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, तो इस पॉइंट का स्लोप बताएगा, मतलब आपको ऐसे करके टेंजेंट खींचना पड़ेगा और ये वेलोसिटी बतानी पड़ेगी, और इसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। मतलब उस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी वेलोसिटी थी, उस पार्टिकुलर समय पे कितनी वेलोसिटी थी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ऐसे ही यहां पर अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो इसको बोला जाएगा इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। देखो बोर्ड चल नहीं रहा है, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो। इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस मतलब इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, टाइम बराबर 1 सेकेंड पे पार्टिकल की एग्जैक्ट वेलोसिटी उस समय कितनी थी, ऑन एन एवरेज नहीं पूछा हमने, तो उस केस में हमको कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी, इस पॉइंट पे एग्जैक्टली हमको स्लोप निकालना पड़ेगा, तो तब हम डी लिखने लगेंगे, डेल्टा छोड़ के क्या लिखने लगेंगे, डी। इसको लिखेंगे डीवी अपॉन dt, और ये जो एक्सेलरेशन आया ये आपका इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन आया। यहां पर v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, ये जो वेलोसिटी आई ये इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी आई, और एवरेज अभी तक आप 9th में उसके साथ खेल चुके हैं। अच्छा दिनेश, दिनेश भैया, दिनेश बुरा मान गया, ठीक, बहुत अच्छी बात है, इनको अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। अभी मेन मेन फ्लेवर ले लो, फ्लेवर कि हाँ ये चीजें होंगी, अभी जो मोशन के चैप्टर है उसमें डिटेल में पढ़ना ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, स्लोप के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हो गई। अच्छा अब कोई चीज, चलो थोड़ा सा इसको विराम देते हैं, नहीं तो इसमें तो बहुत लंबी चर्चाएं हो सकती हैं। देखो ये चीजें हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक। इसके बाद ये वाले कुछ ग्राफ हैं जो कि आपको शायद पता भी होगा, बहुत इजी होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। जैसे कि हमारे पास कुछ इक्वेशंस होती हैं, इसको बड़ा कर देता हूं, जैसे कि हमारे पास कुछ इक्वेशन होती है, जैसे कि मैं लिखूं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये जो चीज है ये कांस्टेंट है आपका, इसको k लिखा जा सकता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। जब इस तरह का ग्राफ आता है, जिस चीज का स्क्वायर होता है उस चीज से टेंजेंट बनता है और पैराबोला बनता है, ठीक है ना, स्क्वायर है, पैराबोला बनेगा और टेंजेंट बनेगा किधर, किसमें टेंजेंट बनना है, जिसका स्क्वायर है, ठीक। और प्लस का एक्स है कि माइनस का एक्स है, तो यहां पर मैं देख रहा हूं प्लस का एक्स है, मैं ग्राफ को कुछ इस तरह से बनाऊंगा, ये आपका प्लस का एक्स हो गया, y का स्क्वायर है, तो ये जो y है इसमें टेंजेंट बनना है, इसमें टेंजेंट बनाते हुए पैराबोला खींचना है। अब ये पैराबोला या तो ऐसे हो सकता है या तो ऐसे हो सकता है, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला दोनों किस पे टेंजेंट बना रहे हैं, y पे टेंजेंट बना रहे हैं, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन इस वाले में जो x है वो निगेटिव चला गया, लेकिन इस वाले में x किधर चला गया, पॉजिटिव, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है तो आपका ये ग्राफ बनेगा, अगर यहाँ पे निगेटिव बना हुआ है तो ये ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे देखें y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का kx, तो ये बन गया, माइनस का kx तो क्या बन गया, ये बन गया। इसी को उल्टा कर दें, यहाँ पर x लिख के x का स्क्वायर कर दें, इधर y कर दें, तो अब टेंजेंट किस पे बनेगा, x पे, तो x का स्क्वायर करके जब आपने y किया तो x पे क्या बनेगा, टेंजेंट पैराबोला का। अब वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, अगर इधर प्लस है मतलब y पॉजिटिव किधर हुआ, ऊपर, तो ऊपर वाला बनेगा, अगर इधर माइनस है तो किधर वाला बनेगा, नीचे वाला, माइनस है तो किधर वाला बनेगा, नीचे वाला बनेगा। बस इतनी छोटी मोटी चीजें थी, नोट कर लें, बहुत छोटा पढ़ा रहा हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस हमको क्या करना होगा, फिजिक्स में हमारे पास इक्वेशन होगी, हमको जज करना होगा 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे, इसमें ज्यादा डिटेल में आपको गणित में पढ़ना ही है, हल्का फुल्का फ्लेवर यहाँ पे लेंगे,
जिससे कि हमारे सवाल सही हो जाएं। अच्छा, ये दोनों चीजें अभी आप रट लो क्योंकि आगे आएगा तो डिटेल में हमें पढ़ना ही है। यहाँ पर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर में ये कुछ इस तरह से बनता है, ठीक। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दूं तो ये उल्टा बन जाएगा, ठीक, इस तरह से गिरेगा। ये चीज हो गई। ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये हो सकता है आप लोगों ने डिस्कस किया गया हो, हैंग कर गया। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जैसे ये वाली एक्सिस हमारी होती है x, ये वाली एक्सिस होती है y। मतलब आपसे बोल दिया जाए कि एक्स वाई का ग्राफ बनाना है, मतलब इन्हीं दोनों के मल्टीप्लिकेशन का ग्राफ बनाना है, तो वो कुछ इस तरह से बनता है। इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक, इस तरह से बनेगा। बस ऐसे ही बनेगा, आप याद रखिए इसको। लेकिन ये कब बनेगा? जब ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस इन दोनों के प्रोडक्ट का बनाना हो, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, सर्कल का ये बनता है, सर्कल न रट के आप इलिप्स रटो, सर्कल न रट के क्या रटो, इलिप्स, क्योंकि इलिप्स का ही स्पेशल केस होता है सर्कल। ध्यान से देखें, ये इलिप्स, ये आपको रटना है, सर्कल तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। ध्यान से देखना, ये इलिप्स कुछ इस तरह से बना। इलिप्स का सेंटर क्या है? 0 0 0 0 सेंटर है। एक्स एक्सिस में कितनी दूर तक है? a, और वाई एक्सिस में कितना है? b। तो हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस में कितनी दूर तक है? a, तो a का स्क्वायर से डिवाइड कर दो। फिर लिखेंगे प्लस लगा के वाई स्क्वायर, और y में कितनी दूर तक है? b, तो b से हम डिवाइड करेंगे, b के स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1। अच्छा, मान लो इसका सेंटर यहाँ पे 0 0 पे ना होता, कहीं और होता, तो इसके लिखने का क्या तरीका होता? इसको अगर 0 0 पे तो लिखने का क्या तरीका है? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वाले जो पॉइंट आए ना 0,0, यही आपका सेंटर होता है, ठीक है। तो 0,0 लिखा नहीं जाता, इसलिए इन्होंने एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिखा। तो यहाँ पे हम समझ जाएंगे एक्स के साथ कुछ घटा के स्क्वायर नहीं किया गया, मतलब 0 पे सेंटर चला गया और वाई का भी 0 पे चला गया, तो 0,0 इसका सेंटर हो गया और इस तरह से बना, ठीक। अब मान लो ए और बी दोनों को मैं बराबर बराबर कर दूं, तो अब ये इलिप्स ना बन के क्या बन जाएगा? सर्कल। अगर ये भी ए हो जाए और ये भी ए हो जाए, दोनों ए हो जाएं, तो ध्यान से देखें, यहां पर भी ए स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर भी ए स्क्वायर हो जाएगा, दोनों एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहां पर ए क्या होगा? रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्किल, ये होता है ना। और इसका सेंटर क्या होगा? यहाँ पे देखें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए तो रेडियस हो गया, और 0,0 0,0 सेंटर हो गया, खत्म। बस इतना ही याद रखना है। तो 0,0 सेंटर हो गया, और ए क्या हो गई? रेडियस। तो सर्कल इज नथिंग बट द स्पेशल केस ऑफ इलिप्स, तो आपको इलिप्स रटना है, सर्कल ऑटोमेटिक हो जाएगा। ध्यान से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इधर ये ले लें सर्कल का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, ठीक। और चर्चा करते हैं। y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के एक्स, इसका भी ग्राफ कभी कभी हमको काम पड़ता है इसका। अरे यार, इस ग्राफ का भी कभी कभी हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। इसको थोड़ा सा अगर फील किया जाए, x की वैल्यू अगर यहां पे मैं 0 रख दूं, तो y क्या आएगा? x की वैल्यू अगर मैं इंफिनिटी रख दूं, तो y क्या आएगा? x इज इक्वल टू, अगर मैं इंफिनिटी रख दूं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस इंफिनिटी, यानी 1 अपॉन ई की पावर, 1 अपॉन ई की पावर इंफिनिटी, माइनस है ना, तो 1 अपॉन लिख दिया। किसी की पावर इंफिनिटी होता है तो पूरा टर्म इंफिनिटी बन जाता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन इंफिनिटी। इंफिनिटी क्या होता है? 1 अपॉन 0, मतलब 0 ऊपर चला गया। मतलब x की वैल्यू जब अनंत हो जाएगी, x की वैल्यू जब अनंत हो जाएगी, तब ये जो ग्राफ है ये जाके 0 में मिल जाएगा।
लेकिन ये तभी 0 में मिलेगा जब x अनंत हो। यहाँ पर अनंत तो है नहीं, इसलिए इसको जोड़ा नहीं गया है, ध्यान देना, इसको जोड़ा नहीं गया। तो इस तरह से ये स्लोप बनेगा y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के एक्स का। ठीक है, ये हमारे बहुत ज्यादा काम में नहीं आएगा, लेकिन 12th में जब हम जाएंगे तो वहां पे कैपेसिटर वगैरह जब पढ़ेंगे तो वहां पर ये एक दो बार ग्राफ बनता है। तो इसका फील यहीं से ले लें, इसको बस यहाँ जोड़ मत देना, ब्लंडर हो जाता है। वो मैंने समझा दिया क्यों नहीं जोड़ा जाएगा। अच्छा, ये वाले जो कर्व है ये साइनोसॉइडल कर्व है, y इज इक्वल टू साइन थीटा या y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, कुछ भी लिखा हो, मतलब ये वाला जो फंक्शन है वो साइन का है, ये वाली जो चीज है ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट। ये जो ग्राफ है, एक आपका चैप्टर आएगा एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन करके, वहां पे ये दोनों ग्राफ आपके काम में आएंगे। ठीक, यहाँ पर ए जो है वो कांस्टेंट है, तो वाई जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पे। तो साइन थीटा जो है ये फ्लक्चुएट होता रहता है, 0 डिग्री पे 0 होगा, 90 पे 1 चला जाएगा, 180 पे फिर 0, फिर उसके बाद माइनस में 1 चला जाएगा, फिर 0, फिर उसके बाद ये इसकी एक साइकिल हो गई, फिर अपनी एक साइकिल को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, जब हम थीटा की वैल्यू को 0 रखते हैं, ये जो कर्व है ये साइन थीटा बता रहा है। ठीक, तो थीटा की वैल्यू 0 रखते ही वाई क्या हो गया, वाई आपका 0 हो गया। थीटा की वैल्यू 90 जब रखी तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम, यानी 1 के बराबर। तो y किसके बराबर आ गया, a के बराबर। अब चूंकि ये तो मेरा फार्मूला है ना, मेरे फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे a होना चाहिए, इनके फार्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए, साइन थीटा के साथ 1 का मल्टीप्लाई किया है, मतलब 1 इंटू साइन थीटा। जब हमने थीटा की वैल्यू 90 रखी तो ये चीज 1 हो गई, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1, तो 90 पे प्लस का 1 आ गया। ठीक, 180 जैसे ही मैंने रखा तो 0 हो गया, 180 की वैल्यू क्या हो गई, 0, 0 इंटू 1 इज 0, फिर 0 हो गया, 270 पे माइनस में जाएगा, फिर 360 में 0, ये एक साइकिल हो गई, 1 साइकिल। यही वैल्यू दोबारा रिपीट होगी, फिर रिपीट होगी, फिर रिपीट होगी, ऐसे करके होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं ये ऑसिलेट कर रहा है। इसके बीच में इसकी वैल्यू क्या कर रही है, ऑसिलेट, फिर उसके बाद ऑसिलेट करेगी, फिर ऑसिलेट करेगी, और ये ग्राफ ऐसे ही अनंत बनता रहेगा, ये एक साइकिल है, ऐसी अनंत साइकिल रिपीट होती जाएंगी। तो ये होता y इज इक्वल टू साइन थीटा का कर्व। अगर cos थीटा होता तो क्या होता, थीटा की वैल्यू 0 रख दें, cos 0 की वैल्यू हो जाती 1, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती 1, फिर थीटा की वैल्यू 90 रख दें 0, फिर थीटा की वैल्यू 180 रख दें -1। अरे बताया था ना, ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ा चुका हूँ, 270 फिर 0, ऐसे करके रिपीट करेगी। ये 1 साइकिल थी, यहां तक, यहां से चला, यहां आया, 1 2 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 5। इसके बाद ये जो नीचे गिर रहा है ये इसका रिपीटिशन है, फिर ये ऐसे जाएगा, ये इसका रिपीटिशन होगा, फिर ये ऊपर जाएगा, इसका रिपीटिशन होगा। तो यहां से लेके यहां तक एक साइकिल थी, 1 साइकिल, ऐसे ही अनंत साइकिल रिपीट होती जाएंगी। y इज इक्वल टू cos थीटा का कर्व है, और ये हमारे कर्व काम आएंगे एसएचएम या ऑसिलेशन में, और इसमें कोई खास बात नहीं होती, बस एंगल डालते जाओ, बनाते जाओ। ठीक, हल्का फुल्का ज्ञान हमको हो गया ग्राफ का, हल्का फुल्का ज्ञान हो गया हमको इलिप्स का, हल्का फुल्का ज्ञान हो गया हमें सर्किल का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, कुछ इस तरह की इक्वेशंस का। अच्छा, अब उसके बाद जो काम की चीज है वो डायरेक्ट आ जाती है हमारी कैलकुलस। कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन। जो हमने स्लोप देखा था dy अपॉन dx, वो स्लोप ही क्या है, वो स्लोप ही डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कोई पार्टिकल है आपके पास, उसको अनंत छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दीजिए, अनंत छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना इज द डिफरेंशिएशन, और अनंत छोटे छोटे पार्ट को जोड़ के एक बड़ी चीज बना देना इज द इंटीग्रेशन। बस यही होता है, कोई भी चीज है उसको छोटा छोटा तोड़ना है। डी मतलब डी टेंड्स टू 0, वेरी छोटा। ठीक, तो y और x का जो कर्व था उसमें किसी भी पॉइंट का स्लोप क्या बताएगा, dy बाई dx बताएगा। तो हम किसी भी फंक्शन का अगर dy बाई dx निकाल रहे हैं, मतलब x और y कर्व में उसका स्लोप निकाल रहे हैं, यही है डिफरेंशिएशन, काम खत्म। इसकी और फीलिंग लेते हैं, आगे क्या चीजें हैं, फार्मूले। अच्छा, और थोड़ी सी चीजें इसमें डिस्कस करने लायक हैं, उसको कर लेते हैं। देखें, मान लो आपका कर्व, मान लो आपका कर्व कुछ इस तरह से बना, ठीक। अब तुम हमें बताओगे यहां पे स्लोप पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बनाता हूं,
बहुत छोटी सी चर्चा है, जल्दी जल्दी रिप्लाई देना। मैं आपको कुछ पॉइंट देता हूं। ये वाला एक पॉइंट है जिसको मैंने नाम दे दिया 1, एक ये वाला पॉइंट है जिसको मैंने नाम दे दिया 2, एक ये वाला पॉइंट है जिसको नाम दे दिया मैंने 3। आप बताइए 1 का स्लोप क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव की जीरो? पॉजिटिव, वेरी गुड। सीमा, गणित तेज है सीमा की। बहुत बढ़िया। बाकी लोगों का कोई रिप्लाई नहीं। देखो इसका स्लोप निकालना, क्या करेंगे, ऐसे करके टेंजेंट खींचेंगे यूं। अब इस टेंजेंट में ध्यान से देखें, एक्स भी बढ़ रहा है और वाई भी बढ़ रहा है, मतलब स्लोप क्या आना है, पॉजिटिव डेफिनेटली। 2 का स्लोप बताइए क्या होगा, कौन बताएगा? वेरी गुड सीमा, अगेन 0 एंड नेगेटिव, 0 एंड, अच्छा 3 का नेगेटिव बोल रहे हो क्या? 3 का नेगेटिव नहीं होगा, गलत। देखो 2 का कितना होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी ना, तो इसका स्लोप कितना हो गया, 0। स्लोप इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप भी 0। अच्छा ये बताओ, दूसरे पॉइंट में भी स्लोप 0 है और तीसरे पॉइंट में भी स्लोप 0 है, दूसरे में भी 0 है और तीसरे में भी 0 है। दूसरे और तीसरे पॉइंट में मैक्सिमा कहां है, मतलब हमारे फंक्शन, ये क्या है, फंक्शन की वैल्यू है, ये कोई फंक्शन रहा होगा fx, मतलब फंक्शन है जो कि x पे डिपेंड करता है, x के साथ बदलता है। तो आप हमको ये बताइए, जो फंक्शन है जो कि x के साथ बदल रहा है, जिसका हमने ग्राफ देखा, उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे है, 2 पे कि 3 पे? वेरी गुड, 2 पे और 3 पे मिनिमम। अगर 3 पे मिनिमम है और 2 पे मैक्सिमम है, तो हम इक्वेशन देख के कैसे बता सकते हैं कि कहां पे मैक्सिमम है और कहां पे मिनिमम है? फॉर एग्जांपल मान लो y इज इक्वल टू आया फंक्शन x, मैंने y का dy बाई dx निकाला, dy बाई dx मतलब स्लोप, और इसको मैंने 0 के बराबर कर दिया। स्लोप अगर 0 हो गया तो इसका क्या मतलब है, मैक्सिमा की मिनिमा? इसका ये मतलब है या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा। अगर किसी स्लोप को आप एक बार 0 करते हैं, इसका मतलब या तो वो टॉप में टेंजेंट बना रहा होगा या बॉटम में टेंजेंट बना रहा होगा, और दोनों टेंजेंट क्या होंगे, 0। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के केस में हमको क्या करना पड़ेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अच्छा अब उसके बाद हम कैसे पहचाने कि हमारा, मान लो dy बाई dx आपने 0 किया, आपके पास 2 पॉइंट आए, कोई भी 2 पॉइंट आ गए y1 y2 करके। अब y1 या y2 इन दोनों में से किसी एक में मैक्सिमा होगा, किसी एक में मिनिमा होगा, आप कैसे पहचानेंगे? आप सुने, इसकी जो इक्वेशन आएगी, मान लो y इज इक्वल टू था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक बार आपने डिफरेंशिएट किया dy बाई dx, ये आया 2x प्लस 3 और ये 0 हो गया, इज इक्वल टू 0 किया। इसके बाद आपके पास x का कुछ पॉइंट आया 2/3, अब -2/3, -3/2, सॉरी, x इज इक्वल टू -3/2। अब हम कैसे पता करें कि इसकी वैल्यू अगली मैक्सिमा होगी या मिनिमा होगी? इसको और बड़ा भी फंक्शन लिया जा सकता है, जैसे मैंने स्क्वायर में लिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये था फंक्शन। dy बाई dx आपने निकाला, ये आया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ये आपने कर दिया। dy बाई dx 0 कर दिया, यहां से आपकी x की वैल्यू निकली, x की 2 वैल्यू निकली, x की कितनी वैल्यू निकली, 2 वैल्यू। अब ये 2 वैल्यू आपने निकाल ली, लेकिन dy बाई dx 0 है, इस बात का ये मतलब है या तो ये पॉइंट मैक्सिमा का होगा या मिनिमा का होगा। मैक्सिमा का है या मिनिमा का है, ये कैसे पता करें? इसके लिए हम देखो क्या करते हैं, इस इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि dy बाई dx निकाल लो इस पूरी इक्वेशन का दोबारा से। dy बाई dx का क्या निकाल लें, dy बाई dx अगेन, मतलब इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट कर दें, मतलब इसका फिर से स्लोप निकालें। इसका क्या निकालें, फिर से स्लोप। अब इसका फिर से स्लोप जब निकालेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है d2y बाई dx2। इसका मतलब क्या है, फिजिकल मतलब क्या है? फिजिकल मतलब ये है कि आप मान लो यहां पे पहुंच गए थे, यहां पे आप पहुंच गए, जब आपने dy बाई dx निकाला तो आप या तो यहां पे पहुंच गए या तो यहां पे पहुंच गए। अब इस इक्वेशन को आपने दोबारा अगर डिफरेंशिएट किया, इसका ये मतलब हुआ कि इसके जस्ट अगले पॉइंट पे
जस्ट अगले पॉइंट पे आप क्या निकाल रहे हैं? स्लोप। इसके जस्ट अगले पॉइंट पे आप क्या निकाल रहे हैं? स्लोप। d2y बाई dx2 का मतलब हुआ आप जिस भी पॉइंट में हैं उसके जस्ट अगले पॉइंट पे आपने क्या निकाल लिया? स्लोप। तो अगर आप मिनिमा में रहे होंगे तो स्लोप क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। और अगर आप मैक्सिमा में रहे थे तो अगला स्लोप क्या आने वाला है? निगेटिव। इसीलिए बोला जाता है कि अगर किसी फंक्शन की मैक्सिमा वैल्यू या मिनिमा वैल्यू निकालना है, सबसे पहले क्या करें? डिफरेंशिएट करके जीरो कर दें। वो पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है ये कैसे पता चलेगा? दोबारा डिफरेंशिएट करें, उसमें वो पॉइंट की वैल्यू रखें, अगर उसका मान आया निगेटिव तो वो पॉइंट होगा मैक्सिमा, अगर उसका मान आया पॉजिटिव तो पॉइंट होगा मिनिमा। क्योंकि मिनिमा के बाद अगला स्लोप क्या होना है? पॉजिटिव। और मैक्सिमा के बाद अगला स्लोप क्या होना है? निगेटिव। अमृत वचन था, रिपीट प्लीज। देखो, कोई फंक्शन है, उसका dy बाई dx निकाला, जीरो कर दिया। dy बाई dx क्या है? स्लोप है। dy बाई dx क्या है? देखो ये कैसे आया ये अभी ना सीखो, कैलकुलस में सीखेंगे। मतलब समझो, किसी इक्वेशन का dy बाई dx निकाला, मतलब आपने क्या निकाला? स्लोप। और उसको अगर आपने जीरो कर दिया तो आपको वो दो पॉइंट मिलेंगे जहां पे या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। अब dy बाई dx जो है वो ये इक्वेशन होगी या तो ये इक्वेशन होगी। अब dy बाई dx को फिर से डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, वो ये बताता है कि इसका जस्ट अगले पॉइंट पे स्लोप क्या है, इसके जस्ट अगले पॉइंट पे स्लोप क्या है। तो इसके जस्ट अगले पॉइंट पे स्लोप क्या है? पॉजिटिव। और इसके जस्ट अगले पॉइंट पे स्लोप क्या है? निगेटिव। तो अगर d2y बाई dx2 पे कोई भी पॉइंट आपने रखा जो कि पहले निकाल चुके थे और वैल्यू आ गई माइनस में, तो ये जो पॉइंट रहा होगा ये मैक्सिमा वाला पॉइंट रहा होगा। और अगर वैल्यू आ गई पॉजिटिव तो वो जो पॉइंट रहा होगा वो मिनिमा वाला पॉइंट रहा होगा। इतनी कथा सुन लें, इसको लिख लें, जब तक आप इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको इसको समझ नहीं आएगा। तो जब मैं कैलकुलस बता लूंगा इसके बाद इसके न्यूमेरिकल आने वाले हैं। दो चार न्यूमेरिकल लगाएंगे, जैसे उसका किया था फैक्टोरियल का, दो चार किया समझ में आ गया, वैसे इसके दो चार करोगे समझ में आ जाएगा। नोट कर लिया? अब देखो, आओ आओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरा असली रंग देखो। डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले। यहां पर जो चीजें लिखी हुई हैं, जैसे फोर्स को ये लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये इंस्टैंटेनियस फोर्स, मतलब इसी पार्टिकुलर, ये चीज मोमेंटम है। ये चीज क्या है? मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स, ऐसे लिखेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, ये इंस्टैंटेनियस है, देख रहे हो? क्योंकि डी लगा दिया ना तो इंस्टैंटेनियस है, डी लगा दिया तो क्या हो गई? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, ये इंस्टैंटेनियस स्पीड। स्पीड तब होगी जब ये डिस्टेंस होगा। अगर इसकी जगह हम डिस्प्लेसमेंट रख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, तो जो v होगा वो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होगी। और अगर हमने डिस्टेंस रख दी तो इंस्टैंटेनियस स्पीड हो जाएगी। ये सारी चीजें आप 9th में पढ़ चुके हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। पावर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग वर्क। टॉर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, वैसे टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर है अपने में, उसमें डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो अभी घबराए नहीं कि ये सब चीजें आपको आती नहीं है, सब आता है। ठीक, फार्मूले देखें फिर प्रैक्टिस करते हैं। जो हम अभी तक डिफरेंशिएट कर रहे थे ना, dy बाई dx या d बाई dx, वो d बाई dx के कुछ फार्मूले होते हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। मैं हमेशा नहीं बोलता कि चीजें रटनी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पर रटनी पड़ेंगी। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव तो होते हैं, लेकिन उतना डिटेल में आप मैथ में ही जाएंगे और यहाँ पे उतना ज्यादा काम भी नहीं होगा, यहाँ पे एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। जैसे किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किया जाए, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किया जाए तो वो जीरो आएगा। इसको आप ऐसे भी फील कर सकते हैं, मान लो 9 का डिफरेंशिएशन करना है। 9 क्या है? एक नंबर है ना। अब वो ना तो नंबर एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज होगा ना टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, तो जब चेंज ही नहीं होगा तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा? जीरो। इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? जीरो। पहली चीज आप रट लो, पहला फार्मूला ये आपको आना चाहिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो ये है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या कहता है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, और n कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी। इसका अगर डिफरेंशिएशन निकालना है तो क्या करते हैं? y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो dy लिखा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में, तो dx लिखा।
ये जो पावर थी n, ये नीचे उतर आई, पावर कहां उतर आई, नीचे, और ऊपर कितनी पावर बची, एक कम बची, n थी तो कितनी बची, n-1। अब इस पे न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, जैसे देखो न्यूमेरिकल, सुनो फार्मूला क्या देखा हम लोगों ने, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n dy बाई dx, या इसको ऐसे समझे, देखो ये हमारे पास कोई इक्वेशन है, n कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा dy, ठीक, इज इक्वल टू, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो n नीचे उतर आएगा, और पावर क्या बचेगी, जितना था उससे एक कम बचेगी, n था तो n-1 बचा। अब किसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे, x का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, dx, इस dx को नीचे उतार लें तो dy बाई dx कितना आ गया, nx की पावर n-1, ये अपने पास फार्मूला है। अब जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, इसमें हमको dy बाई dx निकालना है, तो हमें क्या करना है, पावर को नीचे उतार लेना है और पावर में एक कम कर देना है, पावर को नीचे उतार लिया, पावर में एक कम कर दिया, आंसर, ठीक, ये तुम खुद बताओगे, पावर को नीचे उतारोगे तो ये आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू, 5 नीचे उतरेगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा, 30 आ गया, 6 पंचे 30, और 5 था तो 4 बचेगा, आंसर ये dy बाई dx, पहले से क्या लिखा हुआ 1/2, x की पावर क्या है 2, जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल है तो कांस्टेंट को ऐसे ही रखा रहने देंगे, वेरिएबल का करेंगे, तो इसकी पावर 2 थी तो 2 नीचे उतरेगी तो 2 से 2 कट जाएगा, और पावर क्या बचेगी 1, तो आंसर क्या आ गया, x, खत्म। y इज इक्वल टू 9, इसका डिफरेंशिएशन करना है, 9 तो कांस्टेंट है ना, तो dy बाई dx क्या हो गया, 0, चेंज ही नहीं हुआ ना x के रिस्पेक्ट में ना टाइम के रिस्पेक्ट में, नोट करें, बहुत बढ़िया, सीमा की गणित बहुत तेज है, 3x स्क्वायर 30x की पावर 4, x आएगा 0 आएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे की प्रैक्टिस करते हैं, अभी अपने पास कितना टाइम है, 5 मिनट, बहुत ज्यादा टाइम है। देखो इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे, dy बाई dx, x की पावर अगर कुछ नहीं लिखी है तो हम 1 मान सकते हैं, 1 नीचे उतर आया और पावर जितनी थी उससे एक कम हो गई, मतलब 0 बची, किसी भी चीज की पावर 0 का मतलब होता है 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ठीक। यहां पे देखें dy बाई dx 5, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, अभी किया था ना, x का डिफरेंशिएशन कितना आया था 1, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0, 3 कांस्टेंट था तो डिफरेंशिएशन हो गया 0, तो आंसर आ गया 5। ये देखें, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, डिफरेंशिएट कर दो dy बाई dx, जो पावर होती है वो नीचे उतर आती है और उस पावर में एक कम हो जाता है, जो पावर होती है वो नीचे उतर आती है उसमें एक कम हो जाता है, तो आज 1/2 -1 करेंगे तो 2 को अगर एलसीएम लेंगे तो 1 - 2/2 हो जाएगा, यानी -1/2 हो जाएगा, -1/2 का मतलब हुआ 1/√2, तो इसका आंसर आया 1/2√2। एक बार तसल्ली से सोचें, इतना ही आएगा, ठीक। अब अगर ये लिखा होता तो क्या करते, ये लिखा है तो इसमें क्या करेंगे, देखें इसकी पावर कितनी है 1/2, ऊपर आ गई तो कितनी हो गई -1/2, ऊपर आ गई तो कितनी हो गई -1/2, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx तो जो पावर होती है वो नीचे उतर आती है, इसके साथ आ जाती है, मतलब -1/2 हो गई, और फिर जितनी पावर थी उसमें 1 माइनस कर देंगे, यानी x की पावर -1/2 तो पहले से ही था, इसमें और एक माइनस कर दिया, तो ये हो गया माइनस का 3/2, ठीक, तो ये आ गया -1/2 x की पावर 3/2। ध्यान से देखें मास्टर ने कहीं गलत तो नहीं किया, दिनेश वेरी गुड, 2√2 1/2√2 होगा ना, अरे यार 2√x होगा, यहां पर -1/2 है तो यहां पे x आएगा, यहां पर 3/2 होगा, ठीक है। इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल थे, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, 2 मिनट और बचे हैं। अच्छा ये न्यूमेरिकल
यहाँ पे पावर क्या है 1/3, तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx निकालेंगे तो पावर नीचे आ गई 1/3, पावर में एक कम हो गया यानी x की पावर 1/3 माइनस 1 हो गया। 1/3 माइनस 1 का मतलब हुआ 1 माइनस 3/3, 1 माइनस 3/3 का मतलब हुआ माइनस 2/3, जो कि नीचे जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। तो 1/3 x की पावर 2/3। ठीक है, देख लें कहीं गलत तो नहीं हुआ। 1 माइनस 3 यानी माइनस 2/3, 2/3। ठीक, ये करें। यहाँ पे x की पावर 1/3 नीचे है तो ऊपर गया तो क्या हो गया, x की पावर माइनस 1/3। डिफरेंशिएट किया dy बाई dx तो आया माइनस 1/3 और x की पावर माइनस 1/3 माइनस 1, यानी कि माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4/3, 4/3, 4/3। ये आंसर हो गया। यहां पे देखें, इतना समझें, बहुत बढ़िया। राहुल को कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, किसी नंबर की पावर x लग जाए या e की पावर x लग जाए, इसको कैसे डील करते हैं ध्यान से देखना। dy बाई dx जब निकालते हैं तो जो चीज लिखी है उसको एज इट इज लिख देते हैं। a की पावर x लिखा था, a की पावर x लिख दिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे। नेचुरल लॉग क्या होता है, लॉग का बेस e होता है, और ये जो a है, अब इसका a को ऐसे ही रख देंगे यहाँ पे। ये फार्मूला होता है। y इज इक्वल टू a की पावर x था ना, dy बाई dx निकाला तो ये पूरी चीज एज इट इज आ गई। फिर नेचुरल लॉग ले लिया, मतलब लॉग का बेस e, और जिसकी पावर x था वो चीज यहाँ पे आ गई। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे, e की पावर x होगा तो क्या होगा, dy बाई dx। जो चीज है उसको एज इट इज लिख दें e की पावर x, फिर नेचुरल लॉग ले लें किसका, e का। e की पावर x था ना तो e का लेंगे। अब मैंने बताया था जब ये बेस 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 और ये चीजें सेम हो जाएं तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन कितना आया, dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर x। और ये चीज तुम रटते हो, रटो नहीं, ये बेसिक फॉर्मेट है। यहां पर जब रखा जाएगा तभी इतना आएगा। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x ही होता है। कैसे आया, ये लिखा हुआ है सामने। टाइम इज ओवर। किसी कोई डाउट हो तो अभी पूछो। सवाल अनंत बनाए जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट अगर पता है तो प्रैक्टिस की जरूरत है बस। ठीक है कमलेश? ओके सर, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।